हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जामिया के एमसीआरसी के टॉपर्स के साथ में हैं और इसमें सबसे फर्स्ट रैंक होल्डर हैं एमएमसी वाले कोर्स में माज आलम साहब, जिनकी मास कम्युनिकेशन के अंदर फर्स्ट रैंक है। इन्होंने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का भी एग्जाम दिया था जिसके अंदर इनकी जो है एआईआर थर्ड है, तीसरी रैंक है। कन्वर्जेंट जर्नलिज्म का जो इन्होंने एग्जाम दिया था उसमें उनकी जो है फोर्थ रैंक है। तो एमएमसी के अंदर जो है पहली रैंक, कन्वर्जेंट में चौथी और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में इनकी जो है तीसरी रैंक है। तो तीनों के टॉपर हैं माज आलम साहब, और बहुत बहुत स्पेशल स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल आप हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो हैं। आपने इतने अच्छे शब्दों से मेरा अभिवादन किया, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ हिमांशु भट्ट जो कि सेकेंड टॉपर हैं एमएमसी के, उनका भी जो है मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद है प्रियंका अग्रवाल जी, जो कि COQP 17 में एयर 15 है। और अभी आईएमसी दिल्ली में भी उनके पास एक कोर्स है। और एमएमसी में जो है उनकी 23rd रैंक के साथ में वहां भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो प्रियंका जी को इस सेशन में हमने इसलिए बुलाया है कि जो डायलेमा एक तरीके से प्रियंका जी झेल रही है उसका थोड़ा सा जो है हम एक्सपीरियंस करेंगे। अरिजीत साहब जो है वो कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में एयर 18 है, जो कि बंगाल से आते हैं और वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि जी, जैसा कि माज आलम साहब जो है 3 कोर्सेज के अंदर टॉपर हैं, तो डेफिनेटली शुरुआत आपसे है। और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा माज आलम जी कि जब ये प्रिपरेशन आप कर रहे थे, ये जो आपकी जर्नी चल रही थी, तब क्या दिमाग में चल रहा था? सर ये तो किसी के दिमाग में नहीं होता है कि उसकी रैंक आएगी नहीं आएगी। मेरा ये था कि मेरा एडमिशन हो जाए एमसीआरसी में। मैं हम्म। बेसिकली जॉब कर रहा था और मेरे लिए एमसीआरसी इतना ज्यादा क्रूशियल था, मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया। और जॉब से रिजाइन करने के बाद मैंने रिगरस तरह से 6 महीने पढ़ाई करी इसकी। और मेरी इस पूरी प्रिपरेशन में जो बैकबोन थी वो न्यूज़पेपर था। और न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पे मैं पूरी तरह से डिपेंड था। मैंने किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं करी, लेकिन जो आपके मॉक टेस्ट वगैरह थे, आपके जो मानवर्धित करने वाले वीडियोस यूट्यूब पे थे, उनको मैंने बहुत ही गहन महत्वावलोकन के साथ देखा। और नतीजा आपके सामने है, आज मैं आपके सामने हूँ। अगर मैं इंडिविजुअल वाइज मैं आपको बताऊं, तो मास कॉम के लिए बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट कर रखे हैं, मैं आपको डिटेल वाइज थोड़ा जी, बताऊंगा। बिल्कुल बताइए। मास कॉम इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आप कितना क्रिएटिव हो, हिमांशु जी भी यहाँ बैठे हैं, वो शायद इस बात से मेरी सहमत हो कि आप जितना क्रिएटिव लिख सकते हो, कम शब्दों में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, वो मैटर करता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई बुक परचेस कर लें या आप किसी चीज को मगअप कर लें, आप जाकर एग्जाम में लिख देंगे, तो ऐसा नहीं है। 3 घंटे का खेल है, एक गैम्बल है। आपका दिमाग उस टाइम अगर अच्छे से काम करेगा, आपने नींद अच्छी ली है, आहार अच्छा लिया है और उस टाइम आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी पीक पे होगी, आप कम कर जाएंगे। तो मैंने मास कॉम में बेसिकली 3 चीजों का ध्यान रखा। पहली क्रिएटिविटी, दूसरा इनोवेटिव आइडियाज, और तीसरा जो मेरे एग्जाम में जो मैंने आंसर्स लिखा था, मैंने उनका स्ट्रक्चर। जब मैं आंसर लिख रहा था तो मैं कोशिश ये करता था कि, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मास कॉम का एक क्वेश्चन था जिसमें भारत की, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर पूछा गया था कि बाकी देशों से कैसे चल रही है। तो मैंने इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया, ना मैंने फॉरेन को क्रिटिसाइज किया। मैंने अपनी भावनाएं नहीं दिखाई, जो न्यूट्रलिटी थी वो दिखाई। और जो आंसर लिखा उसमें कल्चरल, इकोनॉमिकल और जो फॉरेन अफेयर्स का जो एक समावेशी एक तरह से ब्लेंड होता है, कि किसका कितना, कहाँ कितना अंतर है, वो दिखाया। तो जैसे इंडिया दुबई का रिलेशन था, अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब दुबई गए थे, तो बैप्स मंदिर का इनॉग्रेशन किया था। तो मैंने अपने आंसर में वो कोट किया, जिससे कल्चरल हेरिटेज कहीं ना कहीं दिखा। उसके बाद वहां पर इंडिया मार्ट का इनॉग्रेशन किया था, जो हमारा इकोनॉमिकल चीजें दिखा रहा था। उसी प्रकार से जब मैं आंसर लिख रहा था, तो मैंने कोशिश करी कि मैं जो विभिन्न प्रकार के एरियाज हैं, मैं उनको टच कर पाऊं। अब बात अगर मैं करूं आपसे कॉन्वर्जेंट जर्नलिज्म की, तो जर्नलिज्म मेरे लिए पैशन बचपन से रहा है, हमेशा से रहा है। और मेरा मीडिया का बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैंने बाद में काम किया है, मैंने बीकॉम किया है। और उसके बाद मैं बहुत टाइम बाद मुझे आया कि मुझे जर्नलिज्म में आना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी संस्थाओं में, मतलब एक दो संस्थाओं में मैंने काम किया और विभिन्न राज्यों में मैं घूमा। एक छोटी सी नौकरी से मैंने, मतलब मुझे 3000 रुपीज मिलते थे, मैंने वहां से स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले। और फिर मैंने अपनी जॉब से रिजाइन करके फिर यहाँ पे आया। तो कॉन्वर्जेंट में मैंने क्या किया कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे कास्ट सेंसस के ऊपर क्वेश्चन था। आपको शायद थोड़ा मेरा ये मंतव्य लंबा लगे, लेकिन कास्ट सेंसस पे जो मैंने आंसर लिखा है इस बार, अगर अरिजीत जी हैं, उन्होंने दिया था कॉन्वर्जेंट का, तो कास्ट सेंसस पे क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया, जैसे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे बिहार के,
और बिहार में सरकार लालू प्रसाद यादव के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, और उनकी सरकार थी। तो उस टाइम वो दोनों साथ में कास्ट सेंसस की वकालत कर रहे थे। तो मैंने अपना आंसर ऐसे ही स्टार्ट किया कि उस टाइम जो महागठबंधन की सरकार थी, उसमें जो लीडर्स थे वो, और किन किन जातियों को कितना कितना रिप्रेजेंटेशन मिला। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैं कास्ट सेंसस को लिख रहा था, मैंने कर्नाटका का एग्जाम्पल उसमें लिखा कि वहां पर वोकलिगा कम्युनिटी है, वहां पर लिंगायत कम्युनिटी है, तो उनका अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, उनका सीएम बन रहा है, उसके बाद भी वहां के लोगों की हालत क्यों सुधर नहीं रही है। और दो चार चीजें मैंने हरिशंकर सोनी सर जो हमारे हैं, जो मैंने उनसे बहुत ज्यादा सीखी कि आपने आंसर में जो चीजें एडिशनल उनको कैसे पुट ऑन कर सकते हो। मेरी आज से 4 महीने पहले जब सर से बात हुई थी, तो सर ने मेरा काफी अच्छे से इस बात पे मार्गदर्शन किया था। तो मैंने उस चीज को याद रखा। तो जब मैं अपना आंसर लिख रहा था, मैंने चार पांच चीजें ध्यान रखी। पहला, कि पीरियोडिक लेबर फोर्स जो भारत सरकार की ओर से जारी होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब जिन चीजों से आपके आंसर की उपयोगिता, जिसमें उसका वेटेज बढ़ेगा, उन उन चीजों का मैंने प्रयोग किया, और फालतू नहीं लिखा मैंने कि मुझे बस कॉपी भर के आ जाना है, मतलब ऐसे मैंने फोकस नहीं किया। और जो जो मेरे कीवर्ड्स थे मैंने उनको अंडरलाइन किया। तीसरा, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का यही है कि आपके आसपास जो सामाजिक गतिविधि हो रही है, आपके पास जो भी चीजें हो रही हैं, आप उस पर कितनी पैनी नजर बना के रख रहे हो। एक टॉपिक जो बहुत एवरग्रीन हमेशा से रहा है एनसीआरसी में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए, वो है एलजीबीटी के ऊपर, उनके राइट्स के ऊपर। तो मैंने पहले से क्या किया था, मैंने 3 नोटबुक्स सेपरेट बना ली थी। एक में मैं क्या करता था कि जो विभिन्न इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर लिखता था। एक जो करंट अफेयर्स हो गए उनके ऊपर, मतलब करंट अफेयर्स अलग, सोशल अफेयर्स अलग, इन सब पे मैं करता था। तो जो एलजीबीटी का टॉपिक था, उस पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए थे, जैसे नवतेज सिंह जोहार का हो गया, नास फाउंडेशन का हो गया, नालसा का हो गया, तो इनको मैंने अपने आंसर्स में कोट किया। और इस बार डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के एग्जाम में जो सबसे अलग और खास बात थी, वो ये थी कि उन्होंने आपको स्पेस प्रोवाइड किया था कि यू हैव टू राइट योर आंसर विद इन अ सर्टेन रेंज। आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। आप एक्स्ट्रा लिखोगे आप गलती कर दोगे। मैंने एक चीज में गलती करी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन था, मुझे उसके बारे में काफी आता था, तो मैंने सोचा अभी और बढ़ा चढ़ा के और लिखूंगा, मैंने पेज पलटा, देखा भाई ये तो खत्म हो रहा है। तो मैंने आधे पेज पे फिर अपनी बात को समाप्त किया। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। दे बेसिकली टेस्ट योर नॉलेज, दे बेसिकली डोंट चेक वर्ड लिमिट्स। एंड इंटरव्यू में भी वही देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो ये कुछ चीजें थी, बाकी विस्तार पूर्वक और बात करेंगे। माज आलम साहब, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा समाप्त किया, वेरी नाइस। मैं अब बात करना चाहूंगा प्रियंका अग्रवाल जी से। प्रियंका अग्रवाल जी, आपका सिलेक्शन जैसा मैंने कहा कि CUKP 17 में 15 रैंक के साथ में IMC में भी हो रखा है, और अभी आपका MAMC में भी सिलेक्शन हो गया है। तो और जैसा मैंने आपसे बात कर रहा था, आपका फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्ट है, और MAMC फिल्म मेकिंग और फिल्म स्टडीज के लिए जो है जाना जाता है MAMC वाला कोर्स। तो आप मुझे बताइए कि पहले तो आपने दोनों को कैसे मैनेज किया, क्योंकि दोनों एग्जाम को क्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे माज आलम जी का खेल ये है कि उन्होंने MCRC के इन 3 कोर्सेज पर पूरा फोकस बनाए रखा 4-6 महीने तक, तब जाके इनकी जो है अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन भी हो गया। और आपका खेल कैसे है, इस तरीके से बताइए हमें, कैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? की तैयारी का ऐसे था कि मैंने COQP 17 दिया था, तो वहां से मेरा जीके पोर्शन काफी हद तक कवर हो गया हम्म। था। एंड आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते ही, और मेरी हम्म। आपसे बात भी हुई थी कि सर मेरी लिखने की आदत छूट गई है। हम्म। तो उस पे मैंने थोड़ा वर्क करा बाद में, कि क्रिएटिविटी वापस लाई जाए, लिखने का एक फ्लो बनाया जाए। हम्म। और सर फिल्म्स मेरा शुरू से ना पैशन रही है, तो मुझे फिल्म्स देखना, उनके बारे में लिखना अच्छा लगता है। मैं मतलब ब्लॉग्स भी लिखती हूँ, और हम्म। रैंडमली पढ़ती रहती हूँ फिल्म्स के बारे में। कभी IMDb हो गया, खोल लिया, कोई बुक पढ़ ली, तो इस हम्म। तरीके से। अब जैसे कि मैंने FTI से कोर्स भी किया, आपसे पहले इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ था मेरा, तो हम्म। वहां से मेरी कुछ चीजें ब्रश अप हुई हुई थी कि फिल्म का नैरेटिव किस तरीके से प्रोग्रेस करता है, और जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड है। सो इसमें मतलब एक कैमरा की लैंग्वेज होती है, उस पर थोड़ी पकड़ है, तो उससे लिखने में भी मदद मिलती है कि आप किस तरीके से लिख के अपनी कहानी बताओगे कि पढ़ने वाले के दिमाग में कुछ पिक्चर बने उसकी। तो वहां पे चीजों ने काफी मेरी मदद की। और स्टोरी राइटिंग सर आप जैसे क्वेश्चंस देते थे, तो मैं डेली डेली प्रैक्टिस करती रहती कि कुछ ना कुछ लिखूं, मतलब ये ना हो कि खाली बैठी हूं, मैंने लिखा ही नहीं, कि थॉट ही नहीं आ रहा दिमाग में तो लिखना ही नहीं, ऐसा नहीं करना। टिप मेरी ये रहेगी मेन के, पिक्चरें देखो इनिशियल स्टेजेस पे, फिल्म देखो, उनके बारे में लिखो। अगर आपकी कोई पसंदीदा फिल्म है, तो आप उसकी ऑल्टरनेट एंडिंग लिख सकते हो कि भाई मुझे ये एंडिंग पसंद नहीं आई,
अगर ये स्टोरी ऐसे एंड होती तो कैसा रहता, या कोई फेवरेट सीन है आपका, आप उसका ऑल्टरनेट लिख सकते हो। तो वहां से आपको स्टार्टिंग में लिखने में मदद मिलेगी। उसके बाद आप एक स्टेज पे जाके थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करो कि कैरेक्टर कैसे प्रोग्रेस करते हैं, फिल्म का है थोड़ा सा, मतलब ये नहीं चल सकते इस चीज में। एक ये भी चीज होती है। अब आपको फॉर एग्जांपल 3 एक्ट स्ट्रक्चर अगर नहीं पता तो आप स्टोरी शायद उतने अच्छे से ना लिख पाओ जितने अच्छे से जिसको पता होगा वो लिखेगा। तो ये सब है कि चीजें कंज्यूम करो और लिखो। जी, इनपुट और आउटपुट पे दोनों जगह काम करना होता है। हाँ जी एक सर। पहले से अच्छा सा पढ़ना, फिर उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो भी एक जो है कला होती है। पहले हाँ पढ़ने की जी। कला, फिर जो पढ़ लिया उसको प्रेजेंट करने की कला जो है आपको आनी चाहिए। अरिजीत साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश Yes, एंड sir. यू नो द क्वेश्चन ऑलरेडी। प्लीज कंटिन्यू। Yes, sir. Firstly, congratulations to everyone over here, Maaz Alam, Himanshu and Priyanka, everyone. और सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। आपके लिए ही मेरा दोनों CUET COQP 17 CUET PG का और ये जामिया का दोनों आई हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स। एंड वेल माय प्रेपरेशन सिंस आई एम स्टिल इन कॉलेज, मेरा अभी 6th सेम चल रहा है, तो आई I didn't get so much time to prepare for either of the exams. Specifically for जामिया, क्योंकि जामिया के 2 वीक पहले ही मेरा एक एग्जाम खत्म हुआ था, तो मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था कि मैं सब कुछ मतलब उतना फोकस कर पाऊँ जामिया के कोर्स पर। But I chose only convergent journalism. I didn't give any other exams. And convergent journalism is all about hardcore journalism जो होता है उसमें उसके बारे में ही है। सिलेबस तो कुछ नहीं है, लेकिन if you are updated with daily current affairs, and if you keep interest, or if you have some interest in Indian politics, Indian media, and international affairs, foreign affairs, then I think convergent journalism is the राइट कोर्स फॉर यू। बोला जाए तो प्रेपरेशन के लिए आई टुक योर कोर्स सर। आपने जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने को बोला था, मैंने किया था। दैट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि उधर जब घर में आप प्रैक्टिस करते हो आंसर राइटिंग, एक होता है आपका कॉलेज का एग्जाम और एक होता है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत टेक्निकली और बहुत यू नो यू हैव टू बी वाइज इनफ टू राइट द राइट थिंग इन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम दैट हैज द राइट मीनिंग। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चे देते हैं एग्जाम्स, और द कंपटीशन इज वेरी हाई, सो there you have to be very critical and you have to be very wise while writing the answer। तो इसलिए आंसर राइटिंग जब प्रैक्टिस किया था मैंने घर में, तो उधर ही मैंने एक काइंड ऑफ एक पैटर्न बना लिया था कि कैसे इंट्रो लिखूं थोड़ा सा, उसके बाद जो मेन डिटेल्स है उसमें जाऊं, और फिर बाद में लास्ट में कंक्लूजन भी ऐड कर दूं, ताकि आंसर एक परफेक्टली मतलब ब्लेंडेड हो आंसर, उसमें सब कुछ रहे। मेरा रिसोर्स ऐसा कुछ बुक तो नहीं है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, मतलब आई एम स्टडिंग जर्नलिज्म ओनली, आई एम स्टडिंग माय बैचलर। COQP 17 अटेम्प्ट करने वाले का जीके तो वैसे ही स्ट्रांग है, मीडिया का जी बेसिक सर। वैसे ही स्ट्रांग है। बस आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना होता है, और यही मैं हाँ। सब लोगों को राय भी देता हूँ। मेरा सजेशन यही रहता है, जो कि फाइनल ईयर के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, जैसे माज आलम जी का सीन अलग है, वो जॉब छोड़ के कर रहे हैं, उनका सीन अलग है, और उनका टारगेट भी वही है कि मेरे को जामिया ही जाना है। लेकिन जो नए एस्पायरेंट्स हैं, जिनको अभी फ्यूचर बनाना है, जिनकी कहीं कोई जॉब नहीं लगी, तो जितने एग्जाम उनको दिख रहे होते हैं उनको देना ही पड़ता है। उसमें पहली चॉइस होती है COQP 17, क्योंकि उसके अंदर 100 के आसपास आप मान के चले कि कोर्सेज का आपको जो है रास्ता खुल जाता है। फिर जामिया के अंदर भी टोटल मेनली 7 तरह के कम से कम है, और अगर इसको और भी बढ़ा के देखें 10-11 कोर्सेज हैं मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए। तो जामिया भी एक हब सा बन जाता है मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कोर्सेज का, है ना, जिसमें MCRC के 3 बड़े कोर्स यहाँ ही है, माज आलम जी वाले, MEMC कन्वर्जेंट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, एक वो कल्चरल सेंटर का मीडिया गवर्नेंस है, हिंदी डिपार्टमेंट का PG डिप्लोमा टीवी है, हिंदी जर्नलिज्म है, MA मास मीडिया है। 7 तो यही हो गए। इसके अलावा फोटोग्राफी है, फिल्म मेकिंग, इन सबके PG डिप्लोमा कोर्सेज भी है। तो ये काफी कुछ है जामिया में भी, COQP 17 में भी। अगर कोई भी अच्छे से प्रिपेयर करे, पहले से सोच समझ के अपने ऑप्शंस को ध्यान में रखे,
तो इजीली वो श्योर हो सकता है कि यस, फाइनल ईयर में प्रिपेयर करते करते मेरे को नेक्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो वो श्योर हो सकता है। थैंक यू अरिजीत जी। अभी हिमांशु भट्ट जी हमारा वेट कर रहे हैं, तो क्रीम को थोड़ा सा लास्ट में बचा के रखना होता है हिमांशु भाई, है ना, नहीं तो ऑडियंस बीच में भग जी सर। जाती है, इसीलिए आपको लास्ट में लिया। तो हिमांशु भाई, आप तो सेकंड रैंक होल्डर हो, तो मुझे ये बताओ कि ये कारनामा आपने कैसे कर लिया। कंग्रेचुलेट एवरीवन ऑन द पैनल। मेरा नाम हिमांशु है, जैसे आप लोगों को पता है। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। एंड अभी मैं अपना बैचलर्स का 6 सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स लिख रहा हूँ। तो सर जैसे पूछ रहे हैं कि आपने ये कारनामा कैसे किया, सर टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा रिटर्न भी क्लियर होगा या नहीं। तो मैं दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, COQP 17 एंड जामिया। मेन फोकस मैंने IMC पे रखा था। जामिया जामिया मेरी प्रायोरिटी थी क्योंकि मुझे फिल्म मेकिंग करनी थी। लेकिन हम्म। मुझे कंपटीशन के हिसाब से लग रहा था कि मेरे को IMC मिल जाए। ये काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के साथ रहेगा कि जो सीट्स है वो जामिया में बहुत कम है एज हम्म। कम्पेयर टू IMC। और मुझे रीजनल कैंपस भी अगर सेकंड बेस्ट कैंपस या थर्ड बेस्ट कैंपस भी मिल जाता तो मेरे लिए ठीक था, क्योंकि 10 महीने का 11 महीने का कोर्स है। कोई बुराई नहीं, आप उसके बाद भी जामिया जा सकते हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जा हम्म। सकते हो। हम्म। और मेरे मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो भी IMC ढेंकनाल से अभी पास आउट हुए हैं। हम्म। तो ही गाइडेड मी, उन्होंने बोला कि IMC कर सकता है तो कर, नहीं तो जामिया पे पूरा फोकस रखना है, क्योंकि मेरे को फिल्म मेकिंग करना है, मेरे को जर्नलिज्म में बिल्कुल नहीं जाना था। हम्म। ठीक है, तो फिर जामिया के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने राइटिंग की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी। जो भी आप देते थे मैं देखता था, हम्म। उसके बारे में पढ़ लेता था, लेकिन मैं लिखता नहीं था। मेरे साथ फॉर्चुनेट ये था कि मैं स्टोरी टेलिंग में अच्छा, मुझे अपनी बात बता देनी आती है। जैसे क्योंकि मैं आंसर्स में। आपने नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नए एस्पायरेंट्स ये समझ ले अरे जी उसका तो सर। बिना लिखे हो गया। आपने हाँ। प्रेजेंटेशन के दूसरे काम भी किए हैं फिर, है ना। जी सर। तो गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए हाँ, कि अरे ये मैं इसका किसी तो को हो गया था मिसगाइड बिना करने की लिखे, मैं कोशिश भी नहीं कर क्यों रहा। लिखूं, है ना। अब तो अक्षय हाँ। कुमार अगर हेलीकॉप्टर से कूद सकता है तो तुम भी नहीं कूद सकते हो। अक्षय कुमार का वो भी है, तो तुम्हारा वो है कि तुमने फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए दूसरे प्रेजेंटेशन के काम किए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड मेकिंग था। अगर मैंने क्वेश्चंस आप देख रहे थे, तो आपके माइंड में आप नहीं लिख रहे हैं तब भी आप फ्रेमिंग जरूर कर रहे थे कि इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा। अगर लिख नहीं रहे तो सोच तो रहे ही होंगे, तभी जाके जो है वहां एग्जाम में दिमाग काम करता है, और दिमाग काम करेगा एग्जाम में तभी रैंक आ सकती है, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल सही। जो आप बात कर रहे हैं कि दिमाग काम करना चाहिए, मेरा दिमाग मैंने कन्वर्जेंट का भी दिया था जो सेम डे पे पड़ गया था, दोनों MAMC और कन्वर्जेंट का सेम डे पे था। सेम डे तो पे ही मेरा होता है। दिमाग, हाँ, इतना ड्रेन हो गया था मास कॉम का पेपर लिखते हुए कि सेकंड पेपर में मेरे को थोड़ा सा फुल जोन गया। आउट हो गया था। सेकंड पेपर में उतना अच्छा लिख नहीं पाया। तो मेरे को घर आके लग गया था कि कन्वर्जेंट में तो मेरा नहीं होगा, मुझे MAMC में जो दिया है उसके उसके बेसिस पे ही अब करना है आगे। हम्म। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ, इंटरव्यू में मुझे जैसे मैंने बताया स्टोरी टेलिंग अच्छी थी तो मेरे को उसका फायदा मिला। और उन इंटरव्यू देते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग मेरे पोर्टफोलियो को नहीं लाना चाहते, मतलब वो पूछना नहीं चाहते, क्योंकि पोर्टफोलियो उनके पास पहले से है, वो उसे हम्म। देखेंगे। लेकिन मैं अपने आंसर्स इस तरीके से कर रहा था कि मेरे पोर्टफोलियो में ही वापस सब कुछ आए। एज आई मेंशन इन माय पोर्टफोलियो, एज यू कैन हम्म। सी इन माय पोर्टफोलियो, मैंने ये हम्म। काम किया, ये काम किया, क्योंकि मुझे पता था अगर वो जर्नलिज्म में गए तो हम्म। मेरा वीक पॉइंट आएगा, मैं अपने स्ट्रॉन्ग्स पे ही खेलूंगा। हम्म। तो मैंने इसलिए हर चीज का आंसर फिल्म मेकिंग से ओरिएंट करके दिया। तो हम्म। वहां पे मुझे थोड़ा सा उसका फायदा मिला। हम्म। तो सर उसके बाद फिर भी मुझे लग रहा था कि इंटरव्यू में एक जगह पे मैं फंबल हुआ था, तो मुझे लगा क्या पता इसका थोड़ा सा हम्म। मुझे वो हो जाए। ऑल इंडिया रैंक 2 का तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हम्म। तो जी सर, तो इतना ही था मेरा तो। तो आपने स्टोरी टेलिंग आपकी पहले से अच्छी थी, क्रिएटिव दिमाग था आपका, इसकी वजह से हाँ एक जी। तरीके से मैं कह सकता हूँ सिलेक्शन हुआ। हाँ। और इंटरव्यू में आपने ये ट्रिक अपनाई कि अपने पोर्टफोलियो पर फोकस करवाते रहे। मतलब आप इंटरव्यूअर के जो पैनल है उसको कंट्रोल कर रहे थे, वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे थे, आप उनको कंट्रोल कर रहे थे। वेरी वेरी जी नाइस। सर, और मैंने अपना पोर्टफोलियो में बहुत टाइम देके बनाया था, और मैंने रखा था कि मैं हम्म। एक बोरिंग पोर्टफोलियो नहीं बनाऊंगा, मैं एक बहुत क्रिएटिव पोर्टफोलियो बनाऊंगा। तो हम्म। उनको पोर्टफोलियो देख के ही ऐसा लगेगा कि इसको, मतलब ही कैन डू। तो हम्म। उन्होंने मेरे को टेक पे सवाल पूछा तो मैंने टेक पे भी बहुत अच्छे जवाब दिए। और हम्म। सब कुछ बताते हुए चला कि जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया हम्म। उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि हम्म। वीडियो एडिटिंग में भी जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनमें भी इनका यूज है।
फोटोशॉप, एडोबी प्रीमियर प्रो, एससीपी, डाविंची रिजॉल्व, जो भी मुझे आता था मैंने अपना सब कुछ बताने की कोशिश करी। तो इस तरीके से हम्म। मैंने अपने इंटरव्यू थोड़ा सा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, हम्म। बाकी पैनल ने डिसाइड किया। वेरी नाइस, बहुत बहुत बधाई आपको, आगे के लिए बहुत थैंक यू शुभ सो मच सर। भाई। प्रियंका जी, आपसे इंटरव्यू में क्या पूछे गए, कैसे प्रिपेयर किया आपने इंटरव्यू के लिए? सर मेरा इंटरव्यू हिमांशु से थोड़ा सा अलग हुआ था कह सकते हैं, बिकॉज पोर्टफोलियो उन्होंने देखा है, हमें पता है, ठीक है। हम्म। बट क्या हुआ कि जैसे हिमांशु से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए ना पोर्टफोलियो से, उन्होंने कन्वर्सेशन उस साइड घुमाई। हम्म। मेरे जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे, मुझे पता लग रहा था कि उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा है, हम्म। सवाल वहां से आ रहे हैं पर घुमा के। हम्म। जैसे कि चाइनीज फिल्म मेकर हैं एक वोंग कार वाई, उनकी एक हम्म। फिल्म है इन द मूड फॉर लव। सो हम्म। आपने भी एक क्वेश्चन दिया था उसमें, मैंने एक रिव्यू लिखा था उसका, मुझे वो हम्म। फिल्म बेहद पसंद है, बेहद। हम्म। ठीक। तो अब उसमें भी क्या चीज होती है कि उसमें देर इज पॉलिटिकल कमेंट्री हम्म। इन द फिल्म, और वो चीज काफी लोग फर्स्ट वॉच में मिस कर देते हैं। और मेरे पोर्टफोलियो में उसका पोस्टर भी था, मैंने उसके बारे में ब्लॉग लिखे हुए हैं, 2 ब्लॉग हम्म। आर्टिकल्स हैं। तो हम्म। उन्होंने मेरे से वहीं से सवाल पूछा कि इस फिल्म की पॉलिटिकल कमेंट्री आप बताएं। अब मैंने जैसे कि आपको कहा मुझे फिल्म बेहद पसंद है, तो मैंने आंसर कर दिया। मैंने अपने पोर्टफोलियो में फाइनल प्रोजेक्ट में अपने एक फोटो बुक बनाई थी, ठीक है। सो उसकी मैंने पिक्चर्स लगाई हुई थी पोर्टफोलियो में। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्वेश्चन आपका फोटो बुक से है या कुछ नहीं, इस तरीके से हिंट नहीं था। देवर लाइक कि आपके पोर्टफोलियो में हमने कुछ पिक्चर्स देखी हैं, सो व्हाई डू यू क्लिक पिक्चर्स। सो वहां से उन्होंने सवाल पूछा, तो पोर्टफोलियो उन्होंने कहीं ना कहीं देखा था, बट वो हिंट नहीं करना चाह रहे थे उस चीज पे। और ओवरऑल सर थोड़े से जर्नलिज्म से क्वेश्चंस आए थे, बट वही है कि साइड्स नहीं लेनी होती, तो आई ट्राइड माय बेस्ट टू आंसर देम इन ए न्यूट्रल वे। सो इंटरव्यू निकल गया मतलब इस तरीके से। चलिए, अरिजीत साहब, आपका कैसा रहा इंटरव्यू? जी सर, वो इंटरव्यू एक्चुअली मेरा बहुत आई फेल कि मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, क्योंकि पहले तो मेरा कन्वर्जन का उतना प्रिपरेशन नहीं था। राइटिंग में मैंने लिखा था, बहुत लिखा था, लेकिन मेरा 40 मार्क छूट गया था। आई कुडंट फिनिश द पेपर। तो मैंने आपको भी बोला था कि सर मेरा शायद नहीं होगा, मैंने सब जितना लिखा है उतने में नहीं होगा। आपने बोला था कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिर हो गया लकीली। और इंटरव्यू के लिए जब इंटरव्यू हो रहा था, दे कंडक्टेड माई इंटरव्यू ओनली फॉर 5 मिनट्स। तो मुझे तब लगा कि शायद उन लोगों को मेरा इधर मेरा पोर्टफोलियो पसंद नहीं आया है, या फिर मेरे को फिट नहीं समझते इस कोर्स के लिए। क्योंकि जो लोग उसके मेरा सेकेंड डे में था इंटरव्यू, जो डे 1 में थे, उन सभी ने बोला कि 10 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है। तो और उन लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लेकिन मेरा सिर्फ 5 से 6 मिनट तक हुआ। तो मेरे को उधर एक लगा कि शायद नहीं होगा। इंटरव्यू के बाद मैं तो लाइक आई लिटरली गेव अप ऑन द जामिया कोर्स। इंटरव्यू में उन लोगों ने पूछा था, मैंने सिर्फ वही मेरा स्ट्रॉन्ग होल्स जो जो है, यानी पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म का न्यूज, ये सब मैंने वो सब पे ही फोकस कर, मतलब दे वर आस्किंग मी क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, लाइक फिल्म्स दे आस्क, बट आई वाज वेरी ऑनेस्ट कि आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ वाचिंग फिल्म्स। तो ऐसा उसने उन लोगों ने और भी एक क्वेश्चन पूछा था मेरे को कि कौन सा न्यूज़पेपर तुम डेली पढ़ते हो। मैं उधर भी ऑनेस्ट था कि आई डोंट रीड न्यूज़पेपर डेली, बट आई कीप माई न्यूज बट आई कीप एन अपडेट ऑन माई न्यूज वाया सोशल मीडिया एंड वाया वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो शायद उन लोगों को लगा कि ठीक है, अगर डेली न्यूज भी नहीं पढ़ता है पेपर से, लेकिन इसको अपडेट्स है। और उन लोगों ने वेरी करंट क्वेश्चंस पूछा बंगाल से और इंडिया से, और उन लोगों ने एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा था। लेकिन मैंने दोनों साइड का, यानी ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी, दोनों का मैंने कंबाइन करके एक आंसर दिया था। बस इतना ही। और आई थिंक दे लुक फॉर योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बार आपको मतलब दे वर स्टॉपिंग यू फ्रॉम सेइंग समथिंग, बट यू नीड टू पुट योर पॉइंट ओवर देयर, बिकॉज दैट इज, आई थिंक दे वर ट्राइंग टू टेस्ट यू कि हाउ मच एबल यू आर टू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड इन द राइट वे। मतलब आपकी सिचुएशन तो ऐसी थी कि आप ये फील कर रहे थे कि होगा ही नहीं, और आपका हाँ इंटरव्यू सर। भी केवल 5 मिनट में हुआ, और आपने उसमें ये भी
जवाब दिए हैं कि न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता ही नहीं, मैं तो वैसे अपडेटेड रहता हूँ, है ना। कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं आप, है ना। हाँ एमए सर, तो हाँ आपको सर। फिल्में चाहिए ही चाहिए, वो तो बिना फिल्में देखने वालों को लेते ही नहीं है। ठीक है, जी सर। कन्वर्जेंट में तो जर्नलिज्म वाले को ही लेते हैं। खैर, हाँ सर। अब मोहम्मद माश आलम साहब की बात है। सर आपका कैसे इंटरव्यू हुआ, प्लीज इंटरव्यू के बारे में बताइए। सर मेरे 3 इंटरव्यू हुए थे, और मैं प्रियंका जी से, हिमांशु जी से और अरिजीत जी से, तीनों से बहुत सहमत हूँ। वो आपके पोर्टफोलियो के बारे में मतलब उन्होंने देखा होगा, मैं शत प्रतिशत मानता हूँ देखा होगा, लेकिन वो इंटरव्यू ऐसा चलाएंगे कि उन्होंने देखा ही नहीं है। हम्म। अब मैं अपना सीन बताऊं, मैंने ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा ग्राउंड स्टोरीज मैंने कवर करी हैं, मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। तो मैंने हम्म। पूरा मतलब मैंने मुझे ये पता था मुझे इंटरव्यू कॉल आएगा, मुझे ये जरूर पता था, इसलिए मैंने पहले से अपना काम इकट्ठा कर लिया था कि मुझे ये दिखाना है। मैंने, मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ने मिलके साथ में पोर्टफोलियो पूरा बनाया। पूरा हम्म। जो मेरा बेस्ट काम मैंने किया था, सब कुछ इसमें मैंने लगाया। जब मेरा पहला इंटरव्यू था वो कॉन्वर्जेंट का था, तो दे आस्क्ड मी, मास व्हाट इज कॉन्वर्जेंट जर्नलिज्म। तो मैंने कहा ये मतलब मैं आंसर एकदम एग्जाम क्रैक करके आया हूँ, ये क्या पूछ रहे हैं, ये मतलब व्हाट इज कॉन्वर्जेंट जर्नलिज्म। मैंने वही बताई डेफिनेशन। तो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, मैं एक्सेप्ट करता हूँ जहाँ मेरी गलती थी, मैंने डिलेमा वर्ड का यूज कर दिया। तो डिलेमा वर्ड को उन्होंने पकड़ लिया कि ये डिलेमा वर्ड कहाँ से तुम ले आए। अब मैं थोड़ा हंसा, मैंने कहा भाई मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया, लेकिन मैं ऑनेस्ट रहा। आगे इंटरव्यू बढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये सब काम करते थे, काम छोड़ के लोग तो बेसिकली जॉब लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, तुम क्यों आ रहे हो। तो आई वॉज वेरी ऑनेस्ट। मैंने कहा हम्म। देखिए, एक फ्रेशर की या जो जॉब लगती है, मैं उससे ज्यादा सैलरी क्विट करके आ रहा हूँ, एंड आई एम हम्म। ओनली 24 25, मेरी बहुत उम्र भी नहीं है, ये उम्र अभी कर लूंगा तो कर लूंगा, मेरी हम्म। जॉब प्रायोरिटी मेरी नहीं है, मैं तो सेक ऑफ द टाइम के लिए कर रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछा कहाँ से हो आप। पहला बता रहा हूँ मैं कॉन्वर्जेंट का, मैंने कहा फ्रॉम कानपुर यूपी। अब वो कानपुर यूपी पे आ गए। अब हम्म। बेसिकली सौरभ द्विवेदी जी जो लल्लन टॉप के एडिटर इन चीफ हैं, उनका कानपुर से बहुत अच्छा ताल्लुक है, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी है। और सौरभ त्रिपाठी जी जो भी टीवी 9 भारतवर्ष में है। तो उन्होंने हम्म। पूछा कि 1947 से पहले ये कानपुर के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, और एक अभी जर्नलिस्ट है, नाम बताओ उनका। तो 1947 से पहले गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, हम्म। और उनका मैंने बताया। और कहा अभी कौन है, मैंने कहा सौरभ द्विवेदी जी। कहने देयर इज वन मोर सौरभ, मैंने कहा सौरभ त्रिपाठी जी। कहने देयर इज वन मोर सौरभ, मैंने कहा सर सॉरी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो सब हंसने लगे। तो कहा कि एक ज्वलंत मुद्दा बताओ जो भी कानपुर में चल रहा है, कानपुर में इलेक्शंस भी हुए, हर जगह इलेक्शंस हुए। तो मैंने कहा हम्म। कि कानपुर सर लेबर्स की सिटी है, यहाँ पर लाल इमली मिल है, और लाल इमली को मिल को लेके यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। तो पूछने लगे कि ये मिल की स्थापना के बारे में, कैसे इनॉग्रेशन हुआ, क्या हुआ, व्हाट वर द इश्यूज, व्हाट वर द प्रोटेस्ट अबाउट, सब पूछा उन्होंने मुझसे। हम्म। तो जब मेरा कॉन्वर्जेंट का हुआ तो मेरी मम्मी मेरा इंटरव्यू सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे दिखाने के लिए, भाई तुमने ये बोला है। तो मैंने वो अपना इंटरव्यू अपनी बहन को भेजा, छोटी बहन को, शी इज परसुइंग बी ऑनर्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उसने जो उसका विश्लेषण किया कि तुमने ये गलत बोला है, तुमने ये गलत बोला है, तुमने ये बोला है, तुम्हारा तो हो गया। मैंने कहा भाई अब कॉन्वर्जेंट तो नहीं निकल रहा है, मैं एकदम डिप्रेस्ड, रात में नींद नहीं आई मुझे। मैंने कहा चलो ये तो होना नहीं है, चलो जा रहे दो, 2 दिन मेरा मुंह उतरा रहा। फिर डेवलपमेंट का आया, मैंने कहा सब छोड़ो, डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, जो हुआ सो हुआ, अभी 2 चांस और हैं अपने पास। हम्म। डेवलपमेंट का आया, तो डायरेक्टर सर जो थे एमसीआरसी के, वो कहते हैं कि आप फिर यहाँ पे आ गए। मैंने कहा ये सर मुझे एमसीआरसी चाहिए, मैं फिर, मैंने ये भी दिया, मैं आपको मास कॉम में भी मिलूंगा। तो वहां पर जो मैम थी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मास व्हाट इज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो मुझे आइडिया हो गया था ये आपके पोर्टफोलियो के बारे में क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उन्होंने देख लिया है, उन्होंने आपकी नॉलेज चेक कर ली है, आप इंटरव्यू दे रहे हो, इट मींस यू हैव समथिंग, दैट्स व्हाई यू आर गिविंग एन इंटरव्यू। तो बेसिकली दे आस्क दैट मास व्हाट इज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। रटी रटाई डेफिनेशन मैंने बता दी जो मैंने याद करी थी। फिर उन्होंने पूछा कि आप मूवीज देखते हो नहीं देखते हो। मुझे मूवीज का इतना शौक नहीं है, जैसे प्रियंका ने भी बताया, हिमांशु हम्म। ने बताया कि फिल्म मेकिंग का शौक है, मुझे शौक नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं क्रिएटिव ज्यादा हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं इमेजिनेशन करता हूँ, मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन मैं, अगर मुझसे पूछे कि चाइनीज मूवी है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं हम्म। प्रकाश झा जी की मूवीज देखता हूँ मोस्टली। तो मैंने हम्म। ऑनेस्टली बता दिया कि आई लाइक प्रकाश झा जी एज एन इंडिविजुअल, एज ए डायरेक्टर, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट किया। मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड मतलब काफी स्ट्रांग है। मतलब मैं 2012 से चुनाव कर रहा हूँ कवर, छोटा था जब से, 7वीं 8वीं में पढ़ता था तब से मैं एक एक चुनाव कवर कर रहा हूँ। तो मैं उसी पे खेलता रहा, जैसे हिमांशु ने बोला कि वो आपको घसीटेंगे अलग अलग जगह, कि आप यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ, लेकिन आपको बुलाते हैं जाने का नहीं वाला सीन करना है, आपको अपनी बातों पर अडिग रहना है कि भाई सही। ये मेरे पॉइंट से आप इसी पर रहिए। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में भी यही हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी जो इश्यूज विमेन के चल रहे हैं, एलजीबीटी, मैंने पहला वाला बोला, ये उन्होंने मुझसे पूछा। डेवलपमेंट का हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि चलो कुछ नहीं तो डेवलपमेंट में तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
उसके कुछ दिन बाद, एक हफ्ते का गैप था, फिर मैंने अपना मास कॉम का इंटरव्यू दिया। तो डायरेक्टर सर बैठे थे और उनका पहला क्वेश्चन था, माज आलम वेलकम अगेन, आप फिर से आ गए। मैंने कहा ये सर मैं फिर से आ गया। तो बोले मतलब क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा सर मुझे एनसीईआरटी चाहिए, और मुझे बस क्योंकि सब आसपास एक ही है, सबका कहीं ना कहीं कनेक्ट है, डेवलपमेंट हो मास कॉम हो। तो एक ही सेंटर है। मास कॉम का पहला, जी, तो मास कॉम का क्वेश्चन ये था कि वहां पर जो मैम थी उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी आपने वोट डाला है? तो मैंने कहा यस मैम मैंने वोट डाला है। तो वो बहुत बेसिक चीज पूछ रहे थे, कैंडिडेट कौन था आपके यहाँ, इंडिया अलायंस से कौन था, बीजेपी से कौन था। मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने पूछा है कि मास अभी इलेक्शन जो हुआ, आप देखिए एनडीए गवर्नमेंट पिछली बार से कम हो गई, इंडिया अलायंस बढ़ा, क्या रीजन था? तो मैंने उनको पूरा जो मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे, जो मैंने आत्मावलोकन विश्लेषण के लिए किया था, मैंने देखा था, मैंने उनको बताया, बहुत ऑनेस्टली बताया, बायस नहीं रहा, मैं पूरा पूरा बताया। फिर वो मुझे एज एन इंडिविजुअल जानना चाहते थे, दैट हु इज मास आलम। आप इंस्टाग्राम पे हो? मैंने कहा यस सर हूँ। आप फेसबुक पे हो? मैंने कहा नो सर। आप लिंक्डइन पे हो? मैंने कहा हूँ, बहुत रेयर हूँ, बहुत लिमिटेड चलाता हूँ। इंस्टाग्राम पे किसको किसको फॉलो करते हो? तो मुझे पहले ऐसे ही मैं किसको किसको फॉलो करता हूँ बताओ। मैंने कहा सर स्पेसिफिक रहे ना, सबको बताना है। तो बोले नहीं, जो मेजर लोगों को फॉलो करते हो उसको बता दो। तो कुछ जर्नलिस्ट है, सौरभ द्विवेदी जी को मैं अपना आइडियल मानता हूँ, आई हम्म। ट्रीट हिम एज माई आइडियल, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो मैंने उनका नाम लिया, और करण थापर जी का नाम लिया, मैंने हम्म। अर्नब गोस्वामी का नाम लिया, मैंने हर डोमेन का नाम लिया, क्योंकि मैं ऐसा हूं, अच्छा बुरा सब कुछ लेता हूं। अगर मेरी कोई विचारधारा है और मैं सोचूं कि मैं उसी पे चलूंगा, ऐसा नहीं है, प्लस भी लूंगा नेगेटिव भी लूंगा, और प्रोफेशनल स्वीकार्यता चीज रखता हूं मैं सीखनी है ना, लोगों की। हमें उनकी विचारधारा थोड़ी एग्जैक्टली सीखनी है। हमें उनका एग्जैक्टली प्रोफेशनलिज्म एग्जैक्टली सीखना है कि उन्होंने कैसे एक एग्जैक्टली जो है इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं। अर्नब एग्जैक्टली गोस्वामी आज थोड़े से अलग तरीके से हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली टाइम्स नाउ में और शुरुआत में कैसे काम किया है, उनके पुराने बहुत इंटरव्यूज संघर्ष किया लेवल है। देखिए। उनका प्रोफेशन नेक्स्ट लेवल का प्रोफेशन था। तो अगर आपको उनसे कुछ सीखना है, तो हमें तो अच्छी चीज सीखनी है ना किसी की। अगर कोई कुछ कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी मीडिया प्रोफेशनल भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई परफेक्ट परफेक्ट बनने की तरफ जो है बढ़ेगा। चलिए, तो माज आलम जी, 1 मिनट है आपके पास, प्लीज बताइए कंक्लूड जी, करते हुए। तो मैंने यही बोला कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, स्वीकार्यता होनी चाहिए, और जी। पत्रकारिता में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, तो आपको बायस नहीं होना पड़ेगा, आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, आपको सबकी सुननी पड़ेगी और फिर जी। अपने मन की करनी पड़ेगी। जी। तो बस यही ऑनेस्ट इंटरव्यू था, नतीजा आपके सामने है। तो लास्ट में एमएमसी का इंटरव्यू देने से मुझे लगता है कि आपकी उसमें रैंक एयर 1 है। अच्छी खासी जी प्रैक्टिस होगी। कन्वर्जेंट का आप कह रहे थे इसलिए आपकी एयर 4 है, नहीं तो शायद इसमें भी एयर 1 हो जाती है आपकी। क्योंकि मुझे लगता है आपका जी रिटर्न बहुत अच्छा गया और पोर्टफोलियो भी आपने काफी अच्छा सबमिट किया है। ये जो जी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है, ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू में थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की वजह से है। और हिमांशु बिल्कुल। भट्ट साहब आ गए ना बीच में, एमएमसी का सेकंड रैंक लेने के लिए। बहुत ही बढ़िया। एयर फर्स्ट, अच्छा एमएमसी में तो आप एयर 1 है ही हैं, हिमांशु जी एयर 2 हैं। तो दोस्तों, आपने एमएमसी की एयर 1 से एयर 2 से जितनी जरूरी चीजें हैं वो सब आपने जानी। और इन्हीं सब चीजों के लिए मीडिया एग्जाम्स के चैनल को फॉलो करते रहिए। और आज आप सभी ने हमको इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आगे जिस विजन के साथ में आप जामिया में जाना चाह रहे हैं, वो विजन आपका पूरा हो। जो सीखना चाह रहे हैं वो आप सीख पाएं। और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने इतनी अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया, जो कि बाकी सब लोगों के लिए एक ड्रीम रह जाता है। कई ऐसे हजारों एस्पायरेंट्स रह जाते हैं जो कि जामिया जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से, किसी कमी की वजह से जा नहीं पाते। तो ये आप काफी अपने आप को मान सकते हैं कि आपने कुछ किया है, क्योंकि आपने हजारों एस्पायरेंट्स के बीच में ये रैंक हासिल की है। और ये बहुत ही बड़ी बात है आप में। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर।